गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर फर्स्ट के मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे जो पीछे एग्जाम्स में आए हुए थे। देखो वैसे तो किसी चैप्टर के क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं होता है ना। जितनी स्टेटमेंट चेंज होती जाएंगी, जितने न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होते जाएंगे, उतने ही क्वेश्चंस उसके अराइज होते जाएंगे। बट मेन जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको करवाया है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने करवाए हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारी बुक्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। एग्जाम नोट्स होते हैं, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एनसीईआरटी की है, एलिमेंट की है। मैं जो प्रेफर करता हूँ वो एलिमेंट बुक है। एलिमेंट बुक अगर आप यूज करोगे तो आई थिंक बोर्ड एग्जाम के लिए वो बेस्ट है। कॉन्सेप्ट भी अच्छा है उसके अंदर और क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करने के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। बाकी आपकी चॉइस है, आप किसी भी बुक से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी बुक से क्वेश्चन चूज कर सकते हो, क्योंकि बुक्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हर एक बुक के अंदर आपको सेम मिलेगा। अब चाहे आर.डी. शर्मा में देख लो, आर.एस. अग्रवाल में देख लो, या एलिमेंट ले लो, या एनसीईआरटी ले लो। अब बुक्स कोई भी ले लो, कॉन्सेप्ट है वो आपको सेम मिलेगा। जो डिफरेंस होगा वो किसके अंदर होगा? क्वेश्चंस के अंदर। किसी में क्वेश्चन 10 है, किसी में 20 है, किसी में 30 है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, आज जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर फर्स्ट में अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो आप किसी भी जिस वीडियो के अंदर डाउट हो उसके अंदर कमेंट कर सकते हो, या किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो मैंने आपको नंबर बताए हुए हैं व्हाट्सएप नंबर, उन पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, आपको इजीली समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। पॉलिनोमियल से पहले एक वर्ड आता है हमारे पास जो आपने पढ़ा होगा, और वो क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है पीछे का, इसको हम लाइटली मतलब थोड़ा सा कवर करेंगे, उसके बाद पॉलिनोमियल पे आएंगे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, आप उसको मिक्स कर दो। जैसे मान लो पेन है आपके पास, ब्लू कलर के हैं, रेड कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं, ठीक है ना, अलग अलग पाउच के अंदर हैं, और आप उन सभी को मिक्स कर दे एक बॉक्स के अंदर डाल देते हो, तो वो कंबाइन हो गए, सभी एक साथ मिक्स हो गए। तो जब कोई चीजें आपस में कंबाइन हो जाए, मिक्सअप उनका हो जाए, तब हम उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन किस किस का? कॉन्स्टेंट का, वेरिएबल का और कोफिशिएंट का। देखो कॉन्स्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मीनिंग होगा हमारे पास नंबर्स, है ना, कोई भी नंबर। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, जैसे 2, -2, 3, 5, 6, 7, कुछ भी, कोई भी नंबर अगर में लिखा मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट हम कहेंगे। उसके बाद आता है वेरिएबल। तो वेरिएबल ऑल अल्फाबेट। वेरिएबल क्या होते हैं? ऑल अल्फाबेट, A to Z। A से Z तक किसी भी अल्फाबेट को हम वेरिएबल के रूप में यूज कर सकते हैं। और उसके बाद क्या आता है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ए टर्म मल्टीप्लाई विद वेरिएबल। ए टर्म मल्टीप्लाई विद वेरिएबल। ए टर्म मल्टीप्लाई विद वेरिएबल, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट से, ये जो कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, इसके आपका 9th और 10th बोथ क्लासेस का कॉन्सेप्ट है वो पॉलिनोमियल चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। पीछे अगर मान लो किसी ने ना पढ़ा हो, या किसी वजह से वो नहीं समझ पाया हो, या कम समझ आया हो, तो यहाँ से कवर हो जाएगा। आप दोनों क्लासेस के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लास 10th एंड 9th। अब उसके लिए क्या होगा, देखो भाई आगे कांस्टेंट टर्म क्या होगी? नंबर सिस्टम हो सकता है कोई भी। वेरिएबल क्या होगा? अल्फाबेट होगा A से Z तक कोई भी। और कोफिशिएंट क्या होगा? ए टर्म मल्टीप्लाई विद वेरिएबल। इनके अगर एग्जांपल्स देखें तो देखो नंबर सिस्टम में तो कोई भी आप नंबर ले सकते हो, सिंपल, -2, √2, 3/2, 6/7, कुछ भी। और अल्फाबेट वेरिएबल होगा अल्फाबेट A से लेके Z तक। तो कोफिशिएंट कैसे होगा? जैसे मान लो एक टर्म हमारे पास आ जाए
2x²y, टर्म क्या आ गया 2x²y। यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास x और y, वेरिएबल क्या है x और y हमारे पास वेरिएबल है। कांस्टेंट टर्म क्या है, ये कांस्टेंट नहीं कहेंगे, यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो इसको कांस्टेंट टर्म नहीं कहेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि ये तो इनके मल्टीप्लाई में है। अलग से अगर कोई टर्म लिखी हुई हो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, आप ये भी कह सकते हो कि कांस्टेंट टर्म क्या होगी जिसके पास कोई वेरिएबल ना हो, ठीक है ना। सिंपल टर्म अगर कोई लिखी हुई है तो ये 6 हो गया, तो 6 जो होगा इसकी वो क्या होगी कांस्टेंट टर्म। 6 कैसी होगी कांस्टेंट होगी। यहाँ पे वेरिएबल हो गया x और y, वेरिएबल क्या हो गया x और y। फिर कोफिशिएंट जो पूछा जाए, ठीक है ना, x² का अगर कोफिशिएंट पूछेगा तो हो गए 2y, और अगर y का कोफिशिएंट पूछेगा तो 2x²। 2 का कोफिशिएंट पूछेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट टर्म है। 2 इसके मल्टीप्लाई में, कोफिशिएंट जो होता है वो ऑलवेज वेरिएबल का पूछा जाता है। अच्छा एक बात और, जो मैंने टर्म लिखी यहाँ पे वो टर्म क्या थी 2x²y। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट अगर कोई पूछे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या बताओगे 0। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है ना वो x² है, x नहीं है। इस बात का आप बहुत ध्यान रखना कि अगर सिंपल वेरिएबल x मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि x की पावर 3 पावर 4 कुछ भी हो, आप x का कोफिशिएंट ऑलवेज वही कहोगे। x का कोफिशिएंट तब होगा जब वहां पे टर्म x होगी, जैसे ये हो गया 2xyz, ठीक है ना। तो इसमें अगर x का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो क्या होगा 2yz, y का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो 2xz, और z का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो क्या होगा 2xy। इसलिए यहां पे लिखा है कि ए टर्म मल्टीप्लाई विद वेरिएबल, जो टर्म मल्टीप्लाई हो किसके साथ, वेरिएबल के साथ, जो टर्म हमें वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में मिल जाए उसको हम क्या कहेंगे कोफिशिएंट कहेंगे उस टर्म का, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट में कंफ्यूज मत होना, कई बार हो जाते हैं स्टूडेंट्स के, मैंने देखा है मिस्टेक कर देते हैं कि जहां पे x² लिखा हुआ है और अगर कोफिशिएंट पूछा है x का तो डायरेक्ट x वाली टर्म लिख देते हैं। ऐसा नहीं होगा, जिसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा आप उसी का बताओगे। अगर टर्म में x है ही नहीं, अच्छा जब नहीं होगा तब क्या लिखोगे, है ना। चलो एक बार इसको इरेज कर देते हैं और देखते हैं आगे। आई थिंक समझ आ गया होगा, कोई बड़ी टर्म नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड वेरिएबल। तो कांस्टेंट में तो आपका कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है ना। कांस्टेंट को वेरिएबल में ए से जेड तक के अल्फाबेट आएंगे, और बचा क्या कोफिशिएंट, तो वो मल्टीप्लाई जो टर्म होगी, ए टर्म मल्टीप्लाई विद वेरिएबल, जो भी टर्म मल्टीप्लाई होगी वेरिएबल के साथ वो उसका क्या होगा कोफिशिएंट होगा। अब एग्जांपल से देखते हैं हम, जैसे ये हो गया भाई 2x + 7, सेकेंड एग्जाम्पल आ गया 3xy - 7 + 9z, फिर उसके बाद एग्जाम्पल आ गया 3x² + 9xy, फिर आ गया 4x² z। जैसे मान लो ये टर्म्स हो गए हमारे पास, इनके कोफिशिएंट वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स देखते हैं। तो इस टर्म के साथ फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म में आपके पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो भाई 7 है। 7 के पास कोई वेरिएबल नहीं है, बीच में साइन प्लस का है, फिर 2 के साथ वेरिएबल है। तो जिस टर्म के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो टर्म हमारी क्या होगी कांस्टेंट टर्म होगी, उसको हम कैसी टर्म बोलेंगे कांस्टेंट। तो इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो क्या आएगी 7। नेक्स्ट क्या हो गया, अब बची क्या वेरिएबल और कोफिशिएंट। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है, वेरिएबल क्या है x, और x के मल्टीप्लाई में जो टर्म है वो क्या होगी कोफिशिएंट होगी, क्योंकि हमने बोला है कि टर्म मल्टीप्लाई विद वेरिएबल, अकेला नंबर नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर जैसे इस टर्म के अंदर अगर देखें तो y का जो कोफिशिएंट पूछा जाएगा वो अकेला 4 नहीं होगा कि भाई 4 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, नहीं, टर्म मल्टीप्लाई विद वेरिएबल। तो इसके साथ जितनी भी टर्म है मल्टीप्लाई में वो कंप्लीट इसका क्या आएगी कोफिशिएंट आएगी। तो यहां से अगर y का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या होगा 4x²z, ठीक है। चलो फर्स्ट से देखते हैं। अब यहां से कांस्टेंट टर्म है वो क्या होगी 7, कांस्टेंट टर्म होगी 7, वेरिएबल हो गया x और कोफिशिएंट क्या हो गया 2, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में देखो भाई, ऐसी टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं हो तो वो क्या होगा -7, तो फिर कांस्टेंट टर्म क्या होगी -7, ठीक है ना। वेरिएबल क्या होगा x, y और z, तीनों वेरिएबल है, x, y और z, ऑल आर वेरिएबल।
और अब पूछे कोफिशिएंट, तो जिस टर्म का पूछा जाए उसी का बताएंगे। x का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो 3y, x का कोफिशिएंट अगर पूछेगा तो 3y, y का कोफिशिएंट पूछेगा तो 3x और z का कोफिशिएंट पूछेगा तो 9। जिस टर्म का कोफिशिएंट हमसे पूछा जाए उसी का बताएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो भी टर्म लिखी है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर आ गया वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर ये बोल दिया जाए भाई, मान लो जैसे ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर y z ये आ गया और इसमें ये पूछा जाए व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, तब आप क्या बताओगे, 2 बताओगे। लेकिन अगर किसी नंबर का कोफिशिएंट, सॉरी अगर किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाए तो चाहे वो वेरिएबल x हो, y हो या फिर z, जो वेरिएबल होगा उसके साथ जितनी भी टर्म कंप्लीट में है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन के अंदर अगर देखें, थर्ड क्वेश्चन में मैंने ले रखा है 3x स्क्वायर y प्लस 9xy, 3x स्क्वायर y प्लस 9xy। तो अब इसमें भाई कोई ऐसी टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, ऐसी तो कोई टर्म नहीं है हमारे पास, तो नहीं है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0। तो जहां पे ऐसी कोई टर्म नहीं होगी जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी भाई, कांस्टेंट क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब बात आई यहाँ भी कोफिशिएंट वेरिएबल की, तो वेरिएबल दो ही है x और y, लेकिन कोफिशिएंट की बात आए तो अगर फर्स्ट टर्म में x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछेगा, फर्स्ट टर्म में x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो वो आएगा 3y, और y का कोफिशिएंट पूछे तो वो आएगा 3x स्क्वायर, और अगर x का कोफिशिएंट पूछे तो वो आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, x स्क्वायर है। वेरिएबल जरूर x है बट टर्म जो है ना वो x स्क्वायर है, x नहीं है। तो इस टर्म के अंदर अगर वेरिएबल पूछा जाए, कोफिशिएंट पूछा जाए 3x स्क्वायर y में, अगर कोफिशिएंट पूछा जाए x का तो वो होगा 0, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म x नहीं है, x स्क्वायर टर्म है। इसके अंदर अगर पूछा जाए y का कोफिशिएंट तो 9x, x का कोफिशिएंट 9y, वो सभी टर्म्स के लिए होता है। जैसे मान लो इसमें भी अगर y स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, 0, क्योंकि y स्क्वायर तो कोई टर्म है ही नहीं इसके साथ, यहाँ पे तो टर्म क्या है, y है। ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट टर्म से भी अगर हम देखेंगे 4x स्क्वायर y z, तो वहां पे वेरिएबल 3 होंगे x y और z, कांस्टेंट टर्म 0 होगी क्योंकि साथ में कोई नंबर नहीं है, और कोफिशिएंट जिसका पूछा जाए तो x का कोफिशिएंट अगर पूछे तो क्या होगा, 0, क्योंकि x का तो टर्म है ही नहीं यहाँ पे। x स्क्वायर का अगर पूछे तो क्या होगा, 4yz, y का पूछे तो 4x स्क्वायर z, और z का पूछे तो 4x स्क्वायर y, और अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछे तो 4 आएगा। ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। मिस्टेक मत करना इस चीज में कोफिशिएंट बताने में। तो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि इट कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, कोफिशिएंट एंड ए वेरिएबल। इसके अंदर टर्म्स की कोई बाउंडेशन नहीं होती, टर्म 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, कितनी भी टर्म हो, कैसे भी लिखी हुई हो, अगर कॉम्बिनेशन हो जाए कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट का, तब हम उसको क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप कितने टाइप की होती है, तो फर्स्ट होगा मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फर्स्ट क्या होगा, मोनोमियल, सेकंड क्या होगा, बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और थर्ड क्या होगा, ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है ना, मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आगे वही लग जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इसमें भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब क्या होता है 1, बाय का मतलब 2 और ट्राई का मतलब 3। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर 1 टर्म हो, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर 1 टर्म हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आ गया जैसे 2x, 7xyz है ना, और 9x स्क्वायर y की पावर, कुछ भी लिख दो जो आपकी मर्जी आए। मतलब मल्टीप्लाई में कितनी भी टर्म हो सकती हैं, मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सकता है, बस बीच में साइन किसका नहीं आना चाहिए, प्लस और माइनस का नहीं आना चाहिए। प्लस माइनस का अगर साइन आ गया तो टर्म चेंज हो जाएगी। जब तक वो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तब तक टर्म सेम रहेगी। इस टर्म में जैसे 2x/9 भी लिख देते हम, इसको क्या लिखते हैं 2x/9, फिर भी ये 1 टर्म होती है ना, क्योंकि 2 इसके मल्टीप्लाई में
और 9 इसके डिवाइड में, लेकिन फिर भी टर्म क्या रहेगी, सिंगल रहेगी। उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे, जब तक बीच में ऐड और सब्ट्रैक्ट का साइन ना आए। कैसे, देखो जैसे 2x माइनस 5, बीच में क्या आ गया, साइन आ गया ना माइनस का, साइन माइनस का आ गया तो दो टर्म होगी, एक तो हो गई 2x और एक क्या हो गया 5। तो जब तक बीच में प्लस और माइनस का, ऐड और सब्ट्रैक्ट का साइन ना आए, तब तक वो क्या होगी, मोनोमियल टर्म रहेगी। मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट टर्म है वो हमारी क्या रहेगी 2x, सेकंड रहेगी 7xyz, थर्ड रहेगी 9x2y²। ये सभी एग्जांपल है किसके, मोनोमियल के। तो मोनोमियल सिर्फ इतना ही होता है, मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपको वन टर्म मिलेंगी, ठीक है ना। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकंड बाइनोमियल है, तो अब आपको समझ आ ही गया होगा बाइनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स होंगी। तो कैसे लिखेंगे इसको, जैसे ये हो जाएगा 2x प्लस 7, या फिर 9x² प्लस 8, या फिर और कुछ भी आ जाए माइनस के 7x² प्लस के, या जो भी आ जाए 5y, कुछ भी, एनीथिंग, है ना, कोई भी टर्म कुछ भी आ सकता है, बस उसके अंदर प्लस और माइनस का साइन होना चाहिए बीच के अंदर। आगे साइन आने से टर्म चेंज नहीं होती। ये जो साइन है ये इस टर्म का है 7x² का, और ये इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो टर्म्स डिवाइड यहां पे होती हैं, इसकी वजह से टर्म्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ये भी नेगेटिव हो जाते तो भी मोनोमियल ही रहता, बाइनोमियल नहीं बनता, ठीक है ना। प्लस माइनस का साइन लगने से टर्म के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, बीच में अगर आ जाता है ना, फिर टर्म चेंज हो जाती है। यहाँ पे अगर दो टर्म्स के बीच में साइन प्लस का आ गया तो 2x प्लस 7 हो गया, 2 टर्म आ गई। 9x² ये कंप्लीट वन टर्म है, और प्लस में 8 आ गया तो यहाँ पे 2 टर्म्स होगी। फिर यहाँ पे माइनस 7x² ये वन टर्म है, फिर बीच में प्लस का साइन आ गया, फिर 5y आ गया, वो है कितनी, 2 टर्म हो गई। ऐसे ही थर्ड टर्म के लिए कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, 2x प्लस 5y माइनस के 7, ठीक है ना, या 7x प्लस 9y प्लस के 8, कुछ भी, कोई भी इक्वेशन कैसा भी, प्लस माइनस का साइन कितना भी आए, वेरिएबल की पावर कुछ भी हो, डजेंट मैटर। वेरिएबल की पावर है वो ये चीज डिपेंड नहीं करती, इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि उसके अंदर कितनी टर्म्स होंगे। वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टर्म 1 रहेगी तो मोनोमियल, 2 रहेगी तो बाइनोमियल, 3 रहेगी तो ट्राइनोमियल। इससे ज्यादा अगर होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। इससे ज्यादा अगर होगी तो उन सभी को क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अब यहां से एक बात हमारे पास आती है क्या, कि भाई पॉलिनोमियल जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, उसका नाम आ गया हमारे पास कि ये होता है पॉलिनोमियल। तो इससे एक डेफिनेशन निकल के आती है जो हम 8th क्लास में पढ़ते हैं। क्या, उस डेफिनेशन में ये बोला जाता है कि an algebraic expression which have 2 or more than 2 terms, है ना, उसमें ऐसा लिखा होता है कि which have 2 or more than 2 terms is called polynomial। तो फिर मैं ये पूछता हूं कि क्या जिसके अंदर 1 टर्म है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो डेफिनेशन 8th क्लास तक के लिए है, उसको आप वहीं पे छोड़ दें। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है वो थोड़ी अलग है, पॉलिनोमियल का मीनिंग भी थोड़ा अलग है। तो क्या करेंगे, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, ठीक है ना। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन कि भी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। वहां से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 3 टाइप होगी, मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल हो गया। मोनोमियल मतलब 1 टर्म, ट्राइनोमियल मतलब 2 टर्म, 3 टर्म, सॉरी, मोनोमियल मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, और ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म। अब पॉलिनोमियल तो भाई उसमें बहुत सारी टर्म। तो इसमें एक चीज तो आप देख सकते हो कि भाई इससे ज्यादा अगर टर्म होंगी, आपके माइंड में आया होगा भाई ठीक है 1 में है तो मोनो हो गया, 2 है तो बाई हो गया, 3 है तो ट्राई हो गया, बट 3 या उससे ज्यादा होंगे तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, फिर उसका भी कोई नाम होगा क्या। तो उससे ज्यादा अगर जितनी भी टर्म हो तो उसका पॉलिनोमियल कह सकते हो, ठीक है ना। क्या कह सकते हो, पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, बहुत सारे। नोमियल्स मतलब ये जो एक्सप्रेशंस हमने दे रखे हैं। तो पॉलिनोमियल में एक तरह से हम कह सकते हैं जिसमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस हो, जिसमें टर्म्स ज्यादा आए, उसको क्या कहेंगे हम, पॉलिनोमियल कहेंगे। बट यहाँ पे पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी अलग है, और वो क्या है, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज पॉलिनोमियल तो आप क्या बताओगे, पॉलिनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression in which power of variable
पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, इज होल नंबर। ठीक है ना। देखो राइटिंग अगर थोड़ी बहुत ना भी समझ आए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो थोड़ा स्पीडली लिख रहा हूँ। कोई भाई जो भी मैं लिखा है मैंने उस वर्ड को मैंने डिफाइन किया है, मैं बोल रहा हूँ। डेफिनेशंस वगैरह जो है ना वो सब आपकी बुक्स में गिवन है, जितनी भी बुक्स आप यूज करते हो, चाहे कोई भी बुक उठा के देख लो, सभी में ये सब लिखा हुआ है। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये ना सोचिए कि सर ये क्या लिख दिया, समझ नहीं आ रहा, लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा, उस चीज को छोड़ दे। देखो फर्स्ट क्या है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक्स को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। भाई जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसके अंदर वेरिएबल की पावर वो होल नंबर होनी चाहिए। भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर तो कोई बाउंडेशन नहीं है, ना ही तो पावर के ऊपर बाउंडेशन है, ना ही टर्म के ऊपर बाउंडेशन है, ना कोफिशिएंट के ऊपर, कितनी भी टर्म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, और वो कंडीशन क्या लगाई कि भी वेरिएबल की जो पावर है ना वो होल नंबर होनी चाहिए, तब तो वो पॉलिनोमियल होगा। फिर उसके अंदर चाहे कितनी भी टर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, पावर चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस होल नंबर होनी चाहिए। तो अब होल नंबर क्या होता है भाई, होल नंबर होता है हमारा जो जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5, है ना, लास्ट कहां तक जाए, इनफाइनाइट तक, तो उसको कहेंगे हम होल नंबर। ठीक है। अब पावर में सिर्फ यही डिजिट होने चाहिए, तो क्या क्या नहीं होने चाहिए भाई, होल नंबर के अलावा छोड़ दो। नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर काउंट हो गए, होल नंबर ये आ ही गया। फिर इंटीजर, तो इंटीजर में क्या होता है भाई, नंबर सिस्टम एक बार रिवाइज हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, चलो अच्छे से लिख देते हैं। नेचुरल नंबर, उसमें क्या होगा, नेचुरल नंबर 1 2 3, तो वो तो आ ही रहे हैं इसके अंदर। फिर क्या आएगा, होल नंबर, तो होल नंबर में क्या आएगा, 0 1 2 3 4, तो इसके लिए तो बोला गया भाई ये नंबर तो होने चाहिए। फिर क्या आता है, इंटीजर्स, तो इंटीजर में क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, तो आगे तो फिर वही नंबर स्टार्ट होगी। तो इससे आगे के तो हो सकते हैं, बट ये नहीं हो सकते, है ना, जो नेगेटिव नंबर्स है वो नहीं हो सकते। इससे हमें क्या पता चलता है कि नेगेटिव नंबर्स को हम होल नंबर नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। तो भाई यहाँ पे जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास आएगा उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव होगी तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है ना, नेगेटिव नंबर्स हैं, तो यहां से क्या पता चला कि नेगेटिव नंबर्स हैं वो होल नंबर नहीं होते, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव हुआ तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, फिर हम सिर्फ उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट देखो, इंटीजर के बाद में क्या आता है भाई, रैशनल नंबर। इंटीजर के बाद में क्या आता है, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में क्या होता है भाई, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द p अपॉन q फॉर्म। सबसे बड़ी कंडीशन तो यही होती है, q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q बिलोंग्स इंटीजर। अब फिर यहाँ पे पंगा आ गया, क्यों भाई, क्योंकि इसमें फिर वही बोल रहा है कि p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। लेकिन इंटीजर से तो हमारी पहले लड़ाई हो रही है, इंटीजर तो नहीं आने चाहिए, है ना। इंटीजर नहीं आएंगे तो क्या होगा भाई, इसमें से इंटीजर हटा दो, बाकी क्या बचे, नंबर बच गए, होल नंबर बच गया, नेचुरल नंबर बच गया। बट उनको भी रैशनल नंबर तो कह ही सकते हैं, लेकिन साथ में एक कंडीशन और लिखी कि p अपॉन q फॉर्म में होना चाहिए भाई। रैशनल नंबर में कहता है p अपॉन q फॉर्म में होना चाहिए, मतलब जैसे ऐसे हो गया 2/3 5/7। अब क्या ये नंबर होल नंबर हैं, नहीं है भाई। ऑल रैशनल नंबर को होल नंबर कह सकते हो, नहीं कह सकते, लेकिन होल नंबर को रैशनल नंबर कह सकते हो, रैशनल नंबर को होल नंबर नहीं कह सकते। ठीक है ना, तो भाई ये रैशनल नंबर भी नहीं होने चाहिए, मतलब फ्रैक्शन के अंदर जो डिजिट है वो और नेगेटिव जो नंबर्स हैं वो नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखो मैं आपको 4 पॉइंट्स बता रहा हूं कि वो पॉइंट्स या उनमें से अगर आपको कोई डिजिट उसके अंदर मिल जाता है पावर के अंदर, तब तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अदरवाइज वो क्या होगा कि पॉलिनोमियल होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा भाई, पावर वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव। कैसे, एग्जांपल लिख रहा हूं साथ, जैसे आ जाएगा 6x² माइनस के 7x प्लस 7y - 2। भाई इसमें यहाँ पे 3 टर्म्स है हमारे पास, 6x²
माइनस के 7x और माइनस के 7y स्क्वायर। इसमें इन दोनों की पावर तो पॉजिटिव है, x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, बट यहाँ पे y की पावर क्या है, -2। सो ये पावर नेगेटिव है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या होगा कि पावर क्या नहीं होनी चाहिए भाई, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, जो अभी मैंने बताया। फ्रैक्शन में नहीं होगी तो फिर एग्जांपल इसका जैसे ले लेते हैं भाई 6, चलो कुछ और ले लेते हैं, -4x प्लस के 6y की पावर 2/3 -7, इतना हो गया भाई। -4x प्लस 6y की पावर 2/3 और माइनस का क्या हो गया, 7 हो गया। अब इसमें देखो x की पावर 1 है और यहाँ पे y की पावर क्या है, 2/3। अब 2/3 तो फ्रैक्शन में हो गया ना, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। जरूरी नहीं है कि सभी वेरिएबल्स में, भाई ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसके अंदर पावर नहीं है, मतलब ये पावर 1 है, x की पावर 1 है तो ये तो होल नंबर हो गया, तो आप कहोगे भाई ये होल नंबर हो गया तो ये टर्म्स है, ये तो पॉलिनोमियल है, ये बीच वाली नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अगर पूरे नंबर के अंदर, पूरी टर्म के अंदर आपको कोई भी एक वेरिएबल की पावर नेगेटिव मिल जाए या फ्रैक्शन में मिल जाए तो क्या नहीं होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्या होगा भाई, पावर क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, है ना। किसमें नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट में कैसे, जैसे ये आ गया भाई 2x स्क्वायर माइनस के 7y प्लस के 5 रूट कुछ भी ले लो, z ले लो इसके अंदर। ठीक है, ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस के 7y प्लस के 5 रूट z। तो कोफिशिएंट वेरिएबल के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट का साइन आ गया, तो ये क्या नहीं होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर कहीं पे भी, जरूरी नहीं है पीछे, आगे भी अगर मान लो ये भी ऐसे हो जाता कि 2x और x के ऊपर रूट प्लस के 7y और माइनस के 5, तब भी ये क्या नहीं होता है, कि पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ गया। तो 3 कंडीशन हो गई अब तक, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, एंड लास्ट एंड फोर्थ क्या नहीं होनी चाहिए भाई, बताओ, सोचो एक बार। होल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा भाई, नेगेटिव हो सकता है, नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन हो सकता है, नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट हो सकता है, नहीं होना चाहिए। तो जो लास्ट में है ना, वो क्या बोलेंगे कि वेरिएबल डिवाइड में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल है वो क्या नहीं होना चाहिए, डिवाइड में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल डिवाइड में कैसे, जैसे एग्जांपल ये मिल जाए आपको कि 6/x प्लस के 7 माइनस के 8yz। तो यहाँ पे भी बाकी वेरिएबल तो ऊपर है, बाकी टर्म तो ठीक है, बट 6 के अपॉन में क्या आ गया, x। अब हमें एक बात का पता है कि अगर कोई टर्म किसी के डिवाइड में लिखी हुई है, अगर वहां से उसको ऊपर लेके जाना है तो उसकी जो पावर है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। यहां से 2x की पावर -1 हो जाएगी अगर इसको सोल्व करेंगे तो, ठीक है ना। तो वेरिएबल डिवाइड में नहीं होना चाहिए, वरना जब इसको सोल्व करोगे तो ऊपर पावर नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव तो होनी नहीं चाहिए। स्क्वायर रूट क्यों नहीं होना चाहिए भाई, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे 8 का स्क्वायर रूट कर रहा तो इसका मतलब है 8 की पावर 1/2। 8 के ऊपर आप क्यूब रूट का साइन लगा रहे हो तो इसका मतलब है 8 की पावर 1 मिनट, सॉरी नीचे का दिखाई नहीं दे रहा, इस साइड ले देता हूं मैं भाई। यहां पे आप ये लिख सकते हो, जैसे स्क्वायर रूट 8 आ गया तो 8 की पावर उसको क्या लिखा जा सकता है, 1/2। क्यूब रूट है वो 8 आ गया तो उसको लिखते हैं 8 की पावर 1/3, या फिर 9 की पावर 4 आ जाए तो इसको लिखा जाता है 9 की पावर 1/4। मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये जहां पे आता है ना उसका मतलब क्या होता है, पावर फ्रैक्शन में। तो फिर ये दोनों बात भी एक ही चीज है ना। अगर कहीं पे स्क्वायर रूट आ गया तो हम उसको 9 की पावर, या जैसे z का स्क्वायर रूट आ गया तो इसको अगर हम सोल्व करें तो हम ये लिख सकते थे z की पावर 1/2। क्या लिख सकते थे, z की पावर 1/2, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन में अगर होगी तो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कहीं पर पूछा जाए, ये पूछ ले जाए कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, तो आप क्या करोगे, इन 4 पॉइंट्स को चेक कर लो भाई। सबसे पहले चेक करो कोई टर्म है वो नेगेटिव है, फिर आपको पता चलता है नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं है तो क्या होगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा भाई, है ना। नेगेटिव के साथ साथ फिर क्या चेक करेंगे, कोई पावर फ्रैक्शन में है, p अपॉन की फॉर्म में है, फिर देखो स्क्वायर रूट के अंदर है,
और फिर देखो कोई वेरिएबल डिवाइड में तो नहीं है। ये 4 स्टेप चेक कर लो आप। अगर इनमें से कोई नहीं है देन इट इज ए पॉलिनोमियल, और अगर इनमें से कोई भी एक आपको टर्म मिल जाए उसके अंदर तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी हमारे पॉलिनोमियल की? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्लास 9 में आपने पढ़ा भी होगा। 9 के जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसमें यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल आर नॉट, कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। देखो अब ये मत सोचना कि 10th में पढ़ा के हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है। कॉन्सेप्ट अगर एक बार माइंड में क्लियर हो गया ना, फिर चाहे क्लास 9th हो या 10th हो या कोई और हो, ठीक है ना, एक बार कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर हो गया तो दोबारा वो आप भूलोगे नहीं, और नहीं भूलोगे तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। और जब बेस स्ट्रांग होता है ना तब आप कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। फिर जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो तो आप आर.डी. शर्मा की सोल्व नहीं कर सकते, या एनसीईआरटी का पढ़ रहे हो तो एलिमेंट का सोल्व नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा ना तब तक आप चाहे भाई कितनी भी महंगी कितनी भी बड़ी बुक पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। रट्टाफिकेशन मार के मार्क्स ले सकते हो आप, नॉलेज नहीं ले सकते। अगर वो आपको चाहिए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने होंगे, ठीक है। अब बात करते हुए पॉलिनोमियल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है ना। उससे पहले एक छोटी सी चीज पढ़ेंगे और वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो आप सबने पढ़ा भी होगा, डिग्री एक छोटी सी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री को मैं कह सकता हूं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री को क्या कहता हूं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। भाई जो भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको मैं क्या कहूंगा? डिग्री ऑफ वेरिएबल कहूंगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई भी पॉलिनोमियल है मेरे पास, देखो पॉलिनोमियल हमारे पास आ गया, कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी क्या होगी? डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया मेरे पास 2x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 7x की पावर 3 प्लस 9, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। तो इस पूरे कंप्लीट पॉलिनोमियल में अब ये देखो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3, तो वहां पे हाईएस्ट पावर 3 होगी। हाईएस्ट पावर 3 होगी तो वो क्या होगा? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। कैसा होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। मतलब इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। भाई जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है ना वही उसकी डिग्री होती है। अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो देखो एक टेबल बना रहा हूं, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। सिंपल यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होगा? डिग्री। क्या लेंगे हम? डिग्री। डिग्री के बाद में क्या होगा? फैक्टर। फैक्टर के बाद में क्या होगा? जीरोज। और जीरोज के बाद में क्या होगा? नेम ऑफ पॉलिनोमियल। नेम ऑफ पॉलिनोमियल। अब मान लो भाई कोई भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है वो 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर उसके अंदर कितना है? 1 है। हाईएस्ट पावर डिग्री अगर 1 होगी तो उसका फैक्टर भी कितना होगा? 1 फैक्टर होगा, और उसका जीरोज भी कितना होगा? 1, और उसका जो नाम होगा वो क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा भाई 2x प्लस 7 हो गया। क्या हो गया? 2x प्लस 7। अब इसकी ज्यादा आप फैक्टर नहीं कर सकते इसके, ठीक है ना। और अगर आप इसके जीरोज फाइंड आउट करना चाहो, डिग्री 1 है भाई, हाईएस्ट पावर 1 है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी? 1, फैक्टर भी कितना होगा? 1 होगा। जीरोज अगर फाइंड आउट करना चाहें तो जिस भी नंबर का जीरो फाइंड आउट करते हैं इक्वल में क्या पुट करते हैं? 0। इसके इक्वल में 0 पुट करेगा तो क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू -7 एंड x इज इक्वल टू -7/2, तो एक 0 आ गया इसका, ठीक है ना। तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं कि जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है उतने फैक्टर होते हैं, उतने जीरोज होते हैं, और उतने क्या होते हैं? डिग्री होती है। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो डिग्री भी कितनी होगी? 2, उसके फैक्टर भी कितने होंगे? 2,
उसके जीरोज भी कितने होंगे भाई, जीरोज भी उसके 2 होंगे, और जो नाम होगा वो नेम उसका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट अगर डिग्री 3 होगी तो उसके फैक्टर भी 3 होंगे, और उसके जीरोज भी कितने होंगे, 3 होंगे, और क्वाड्रेटिक से फिर वो कौन सा बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है। और अगर डिग्री 4 होगी तो उसके फैक्टर भी कितने होंगे, 4 होंगे, जीरोज भी क्या होंगे, 4 होंगे, और नाम क्या बन जाएगा उसका, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 1 होगी, फैक्टर 1 होगा, जीरोज 1 होगा, नेम ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, बिल्कुल सिंपल है। डिग्री 1 है तो फैक्टर 1 होगा, जीरोज 1 होगा, नेम ऑफ पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब क्या होता है, लाइन। लीनियर का मतलब क्या होता है, लाइन। तो वो जो पॉलिनोमियल आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आएगा। ठीक है। चलो इनको ग्राफ के बारे में, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी उसके बारे में कल हम डिटेल से अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज सिर्फ इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट का तो आपको क्लियर हो गया कि डिग्री अगर 1 होगी तो फैक्टर 1 हो जाएगा और जीरोज 1 हो जाएंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई आपने पढ़ा है, जैसे इस टाइप से कोई आया हो, 6x प्लस 5x प्लस 7, हमने सोल्व किया ना इक्वेशन बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं कि भाई ऐसा कोई नंबर आना चाहिए जैसे इसमें यहाँ पे माइनस का साइन आ जाए, इसमें क्या आ जाए, यहाँ पे माइनस का, और ये भी माइनस का आ जाए। तो जब इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या है, चलो एक अलग से लेते हैं इसको, ये हमारे पास आ जाए 6x² और माइनस के 7 आ जाए मान लो, और यहाँ पे आ जाए प्लस का 1। ठीक है, ये आ जाए कि भाई मल्टीप्लाई। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है कि प्रोडक्ट है ना वो इन दोनों के इक्वल आनी चाहिए। तो प्रोडक्ट अगर इन दोनों के इक्वल आएगी तो साइन इसका भी प्लस का, इसका भी प्लस का, 6 × 1 प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 6। फिर प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रही है, ये बात हमेशा याद रखना, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रही है तो 2 ही कंडीशन हो सकती है, क्या, या तो दोनों टर्म प्लस की है, क्योंकि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जब दोनों प्लस के होंगे तब आंसर प्लस आएगा, और दोनों अगर माइनस के होंगे तब आंसर क्या आएगा, प्लस ही आएगा। सेम नंबर्स का सेम साइन की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर ऑलवेज क्या आता है, प्लस। तो जब प्रोडक्ट अगर इनकी पॉजिटिव है ना तो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों प्लस के हैं या फिर दोनों माइनस के हैं। दोनों प्लस के और दोनों ही माइनस के, दोनों ही कंडीशन में एडिशन होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट कब होता है जब डिफरेंट साइन हो। सेम साइन होगा तो क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है ना, सेम साइन होगा तो ऐड होगा। तो फिर हम क्या देख सकते हैं कि प्रोडक्ट है ना वो तो 6 है, और जब उनको ऐड करोगे ना तो क्या आना चाहिए, 7, लेकिन कैसा, माइनस का। इसका मतलब दोनों टर्म कैसी हैं, नेगेटिव है। अगर ऐड नेगेटिव आएगा तो दोनों टर्म नेगेटिव होंगे। दोनों टर्म नेगेटिव है तो भाई यहाँ पे देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाए और ऐड करो तो 7, तो ऐसा भाई 6 और 1 ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x² प्लस में माइनस में 6x, क्योंकि टर्म तो माइनस की होगी ना, फिर माइनस के x और प्लस का 1, यहाँ से 6x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 6x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा x माइनस 1। ठीक है, ये 6 बाहर चला गया तो x माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म सेम आ गए तो x माइनस 1 और 6x माइनस 1। ठीक है ना, ये तो आपने किए होंगे ऐसे। ठीक है ना, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जब हम किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं तब उसके कितने फैक्टर आते हैं, 2 फैक्टर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जब फैक्टर करोगे तब फैक्टर कितने आएंगे, 2, और उसका जो मेथड है फैक्टराइज करने का वो क्या होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। नेक्स्ट जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं भाई, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो एक्सरसाइज 2.5 है उसका थर्ड या लास्ट क्वेश्चन जो भी है, तो उसमें क्या है, 6x³ प्लस 4x² प्लस का 6x और माइनस का 5। इसमें कैसे पढ़ा होगा कि सबसे पहले हम हिट एंड ट्राई मेथड यूज करेंगे। हिट एंड ट्राई मेथड यूज करेंगे तो कोई भी एक सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, फिर उस नंबर से कंप्लीट पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, कंप्लीट को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा, तो कंप्लीट हमारे पास फैक्टर भी 3 आ जाएंगे और जीरोस भी कितने होंगे, 3।
ऐसे जब आप बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करोगे तो उसके फैक्टर कितने आएंगे 4। इस चीज को याद रखना भाई कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है तो उसके फैक्टर 1 होगा, ठीक है ना, 0 1 होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, 2 होगा तो 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 होगा तो फैक्टर 3, 0 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, और 4 होगा तो 0 4 फैक्टर 4, और वो कैसा होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना, किस पॉलिनोमियल को कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी भी क्लास को देखें तो जब भी उसमें कोई प्रॉब्लम हो आपको तो उसके बारे में आप जरूर डिस्कस करें, मेरे से कमेंट करें। कमेंट नहीं कर सकते तो आप मैसेज सेंड कर सकते हो, आप जो नंबर मैंने आपको बताए हैं कि 8708995134, इस नंबर पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट क्लास जब भी आए आपको पता लग जाए। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।